नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के एमसीक्यू। बहुत शानदार एमसीक्यू हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं आप लोगों से कितने एमसीक्यू बनते हैं, एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्लीज़ पुराने बच्चे सभी लाइक कर दो, और जो भी नए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त था, पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। लेकिन यदि आपको पहला गुप्त शासक आए, ज्ञात गुप्त शासक, तो श्रीगुप्त था, याद रखिएगा। ठीक है। और गुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को आज क्या बोलते हैं? तो पटना बोलते हैं। बिहार की जो राजधानी है पटना, वो वाला एरिया पाटलिपुत्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था, और गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा है, महरौली के जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? जंग रहित लौह स्तंभ महरौली का। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गुप्तों ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, याद रखिएगा। महरौली वाला जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है, महरौली नाम की जगह पर। दिल्ली में भी कौन सी दिल्ली? दक्षिण दिल्ली। लौह स्तंभ है जो है चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख है इसमें। एक चंद्र नामक शासक हैं, चंद्र, उनके विजयों का उल्लेख इसमें किया गया है इस लौह स्तंभ में, याद रखिएगा। और ये बना है आपका, यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है कि उस समय धातु विज्ञान जो है कितना अच्छा था, कि जंग रहित लौह स्तंभ अभी भी वहां पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने ये महरौली का स्तंभ बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या फिर विक्रमांक भी कहा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था आपका दत्त देवी। दत्त देवी इनकी माता थी, और इनका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल का। यदि आपसे पूछा जाए गुप्त काल का स्वर्ण युग, तो बता देना आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में तीन तीन चार चार चीजें बता रहा हूं, पूरी याद कर लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने बताया आपको, विक्रमादित्य या फिर विक्रमांक। ठीक है, इन दोनों नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। इनका काल स्वर्ण जो है गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता था। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं, बताइए। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल के चांदी के सिक्के कहलाते हैं रुपयक। ठीक है। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दीनार, सोना, ये सोने के सिक्के हैं, और चांदी के सिक्के को आपका रुपयक कहा जाता था। ये एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, गुप्त काल के चांदी के सिक्के भी और गुप्त काल के सोने के भी सिक्के। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, सोने और चांदी को क्या क्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था, बताइए। तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का राजकवि था, याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। और हरिसेन ने कौन सी बुक की रचना की है? बहुत एक फेमस, तो इनका फेमस रचना है, ये आपने सुनी होगी, इलाहाबाद प्रशस्ति। किसी ने सुना है? इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना हरिसेन ने की थी। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद रखना। एग्जाम में पूछा गया है ये भी,
कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखना, इन्होंने अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि धारण की थी। कौन सी? अश्वमेध यज्ञ होता ना, तो अश्वमेध कर्ता, ये उपाधि भी समुद्रगुप्त द्वारा जो है धारण की गई थी। तो क्या क्या चीजें पता चल गई, तो सुन लो अच्छे से। सबसे पहला, जो हरिशेन है वो किसके राजकवि थे, तो हरिशेन आपके समुद्रगुप्त के राजकवि थे। नंबर एक चीज बताई मैंने इस क्वेश्चन में। उसके बाद हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त का एक नाम बताया मैंने कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये एग्जाम में आता है। और इन्होंने जो है अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की, और इनको कविराज भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो समुद्रगुप्त के कितने नाम मिल गए आपको अभी तक, क्या क्या मिल गया है। एक मिल गया अश्वमेधकर्ता, दूसरा मिल गया भारत का नेपोलियन, तीसरा मिल गया है लिच्छवी दोहित्र, ठीक है। तो लिच्छवी दोहित्र भी याद हो गया आपको। लिच्छवी कन्या से उत्पन्न थे ये समुद्रगुप्त, इसलिए इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और समुद्रगुप्त की माता का नाम यदि पूछे तो बता देना आप लोग, कुमार देवी। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो रोमन साम्राज्य के साथ पहले भारत का व्यापार चलता था, ठीक है, रोम और भारत का व्यापार चलता था, लेकिन किसी ने आक्रमण कर दिया, उसके बाद समाप्त हो गया। तो वो थे आपके हूण। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों द्वारा आक्रमण के बाद समाप्त हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे, बताइए। इनमें से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल के सिक्के देखोगे ना, खास तौर पर समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के में उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया है। समुद्रगुप्त है और हाथ में वीणा लिए। वीणा कौन बजाती है, किसका वाद्य यंत्र है, सरस्वती माता का, पता है ना। जय हो सरस्वती माँ। सद्बुद्धि तो जो भी वीडियो देख रहा है उसको, है ना। तो सरस्वती माता का वाद्य यंत्र है वीणा। तो समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए कुछ सिक्कों में दिखाया गया है, और ये संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाता है कि भैया बताओ, सिक्कों में वीणा को लेकर उन्होंने अपनी फोटो छपवाई, ठीक है। सब कोई तलवार लेके छपवाते हैं, राजा दिखना चाहते हैं गद्दी पे बैठे हुए, इन्होंने वीणा बजाते हुए। तो संगीत के प्रति इनका प्यार दिखता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो यहां पर मैंने आपको बता चुका हूं, समुद्रगुप्त यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो क्या होता, समुद्रगुप्त अपने शासन के दौरान, इनका शासन कब था, तो 335 ईस्वी से लेकर 335 से लेकर, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, 375 तक, यह था इनका शासन का समय। कई युद्धों का सामना किया इन्होंने, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। कितनी बड़ी बात है, किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा समुद्रगुप्त को। और इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने, किसने, विंसेंट स्मिथ ने, यदि आपसे कभी पूछ ले कि किसने कहा है इनको, तो विंसेंट स्मिथ ने जो है कहा था इनको भारत का नेपोलियन। क्लियर है, समझ में आ गया। कोई भी लड़ाई नहीं हारे। इनका शासनकाल क्या था, 335 से लेकर 375 ईस्वी। भारतीय नेपोलियन के नाम से आम तौर पर किस हिंदू राजा, कौन सा हिंदू राजा विख्यात था। आंसर आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। क्या हो जाएगा सही आंसर, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त ही जो है विख्यात था, आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, कौन सा युग भारतीय संस्कृति का सुवर्ण युग था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, याद रखिएगा। गुप्त काल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का सुवर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए गुप्त काल में। याद रखिएगा, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं मिले। स्वर्ण को गुप्त काल में क्या कहते थे? दीनार, मैंने आपको बताया था, है ना। और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रुपयक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सोने के मुद्राएं तभी जारी हुई थी जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई हैं। ठीक है, नियंत्रित आकार और भार वाली ये सोने की जो मुद्राएं थी आपकी, ठीक है, अनेक प्रकार और उप प्रकारों में पाई जाती थी, अलग अलग टाइप का था। यद्यपि स्वर्णांश में मुद्राएं उतनी ही शुद्ध नहीं थी, ज़्यादा सोने में मिलावटी थी, लेकिन फिर भी उसमें सोना था और उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोने का सिक्का किस वंश में कब जो है प्रचलित हुआ, यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। ठीक है, ये सोने के सिक्के चल रहे थे लेकिन इतने शुद्ध नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू होता है? तो गुप्त संवत आपका 319 ईस्वी से शुरू होता है। इस समय ही चंद्रगुप्त प्रथम का जो फर्स्ट नंबर के चंद्रगुप्त थे, उनका राज्यरोहण तिथि मानी जाती है 319 ईस्वी। याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख यहां पर ऑप्शन नंबर हरिशेन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की, वही भारत का नेपोलियन है ना, उनकी जो है विजय के बारे में लिखा हुआ है, उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है, संधि, और इसका जो है इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह जो है हरिशेन ने की थी। और इस स्तंभ का लेख की प्रारंभिक पंक्तियों में पद्मनाभक एवं बाद की पंक्तियां जो है गद्यात्मक। पद्य और गद्य सुने ना, तो स्टार्टिंग में पद्य है और उसके बाद है गद्य। ठीक है, हिंदी जिसको पता है वो समझ गया होगा। ठीक है, और संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है इलाहाबाद का स्तंभ। कौन सी शैली? संस्कृत की चंपू शैली। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय थे उस समय। कौन थे? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय थे। समयकाल क्या है? फायान ने भारत कब से कब आया था? तो 399 से लेके 414 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और 399 से लेके 414 में बीच में भ्रमण किया। और इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। इतने विस्तार में बता रहा हूं भाई, कोई नहीं बताएगा, इसलिए अच्छे से एक दो बार वीडियो को देख लेना। यदि समझ में ना आए, गुप्त वंश पूरा समाप्त कर दूंगा, मैं खत्म करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मेघदूतम। कालिदास का मेघदूतम है ना, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से भैया? कालिदास के, एग्जाम में कालिदास के ग्रंथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेघदूतम तो बहुत पूछा जाता है, ये तो आपको याद ही होगा, याद नहीं था याद कर लो। इसके अलावा है मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी बहुत पूछा जाता है। कौन कौन से? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, याद हो गया, कालिदास के हैं तीनों। हाँ, इनका काल गुप्त काल माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया विष्णु शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा जी ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेघदूत का लेखक, अभी आपको मैंने बता दिए तीनों रचनाएं। कालिदास, आपको मेघदूत भी आ सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी आ सकता है, ऋतु संहार भी पूछा जा सकता है, कुमार संभवम भी पूछा जा सकता है, रघुवंश भी पूछा जा सकता है। इतनी सारी रचनाएं की हैं कालिदास की रचनाएं, अलग से पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूं, देखो इंपॉर्टेंट, एक तो आपकी मेघदूत, दूसरी अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरी ऋतु संहार, चौथी मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, और उसका लास्ट है रघुवंशम। ठीक है, ये सब रचनाएं की थी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जो चिकित्सक नहीं था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सुश्रुत थे, चरक भी थे, धन्वंतरी भी थे। यहां पर गलत आंसर है आपका चार्वक। तो भैया चार्वक जो है चिकित्सक नहीं थे, ये एक भौतिकविद थे, फिजिशियन थे, फिजिक्स का नॉलेज था इनको। भौतिकवादी दर्शन के लिए फेमस थे, भौतिकवादी दर्शन के लिए फेमस थे चार्वाक। ठीक है,
प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में जो है दिया था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय धन्वंतरी जी थे और उन्होंने अपना परामर्श दिया था, उनके ही जगह, उनके ही उसमें थे, ठीक है, याद रखना। और प्रमुख विद्वान कौन कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, आपको पता है? तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं, सब बता चुका हूं मैं अलग अलग, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी, ठीक है। और कुछ और विद्वान, कालिदास भी इन्हीं के दरबार में थे, बैताल भट्ट, वराह मिहिर, ठीक है, वराह मिहिर भी इन्हीं के समय में थे, वररुचि, अमर सिंह, शंकु और घटकर्पण, ये सभी इनके दरबार में थे और प्रमुख विद्वान थे। देखिए, वराह मिहिर का नाम आ ही गया। वराह मिहिर क्या थे? तो एक खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे प्राचीन काल के। सोचिए, उस समय भी होते थे एस्ट्रोनॉमर जिनको इसमें रुचि रहती थी, याद रखना। वराह मिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका पूछा जाता है, ठीक है। और वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी गई है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गुप्त शासन काल के समय की बात है, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। मतलब 16वीं और 17वीं गुफा जो है ना, 16वीं गुफा और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं का के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, याद रखिएगा, गुफा के चित्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र आपका ऑप्शन नंबर अरिकमेडु, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, अरिकमेडु, ठीक है। एक प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था अरिकमेडु संगम काल का, और जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी, फिर यहां से रोम जाती थी। रोम कहाँ जाती थी? रोम, ठीक है, अरिकमेडु। और अरिकमेडु या पौंडीचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके और बर्तन भी प्राप्त हुए रोमन के, ठीक है, याद रखिएगा। तो रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र अरिकमेडु, याद रखिएगा, ठीक है। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो एलोरा की गुफा और शिलोत्कीर्ण मंदिर हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैनों, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए ये प्रसिद्ध हैं एलोरा के आपके गुफा मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। आपने एक सुना होगा एक मंदिर के बारे में, चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहां पर सही आंसर हो जाएगा विजयालय, ऑप्शन नंबर ए। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण आपका विजयालय ने, ठीक है, कराया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे जो उत्तर से दक्षिण ले गए थे? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाले राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चोल राजा थे, नाम में लिखा है राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? पदवी धारण नहीं की थी पूछा है, मतलब बाकी 3 की थी, 1 नहीं की थी। तो देखो, गंगेकोंड उनको बोला जाता था, मुड़िकोंडा भी बोला जाता था, पंडित चोल भी बोला जाता था, त्याग समुद्र नहीं बोला जाता था, याद रखिएगा। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल को मिली थी, ना कि राजेंद्र चोल को, याद रखिएगा। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो, ये आपकी स्क्रीन पर। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी, शिव जी को समर्पित हैं, याद रखना, ठीक है। मोस्टली जो चोलकार, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, तो बृहदेश्वर मंदिर भी भगवान शिव का मंदिर है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, है ना।
सुना है ना। तो वो आपका शिव जी का, अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो है शिव जी के मंदिर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रकूटों ने प्रारंभ में बादामी या वातापी जो है राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लगे क्वेश्चन? हिस्ट्री के थे क्वेश्चन, ये कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। डिटेल में पढ़ा, एक क्वेश्चन में मैंने दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और पूरा वीडियो किसने देखा, यदि किसी ने देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा। देखते हैं कितने लोग पूरा वीडियो देखने में कामयाब हुए, इतने सारे क्वेश्चन याद करने में कामयाब हुए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।